नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी लोक भारती का एक नया पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है खुला आकाश और इसकी विधा है डायरी विधा। ये एक पूरक पठन है और इसके रचनाकार है कुंवर नारायण। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम रचनाकार का परिचय देखेंगे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 1927 में हुआ और मृत्यु उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 2017 में। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। तो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और कई क्षेत्रों में इन्होंने अपनी कलम चलाई है, अपने विचार व्यक्त किए हैं और समाज का मार्गदर्शन किया है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को देखेंगे अब पाठ के माध्यम से। पूरक पठन, पाठ का नाम खुला आकाश। बच्चों, डायरी विधा एक ऐसी विधा होती है कि बहुत सारे लोगों को अपने दिन भर के कामकाज के बारे में या अपनी गतिविधियां डायरी में लिखने की आदत होती है, या फिर जिन बातों का उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है, कुछ प्रसंगों का, कुछ घटनाओं का, कुछ बातों का उनके संवेदनशील मन पर जो असर होता है, जो परिणाम होता है, वे अपने शब्दों में उसे लिखते रहते हैं। तो डायरी लेखन करना एक बहुत अच्छी आदत है। तो चलो पाठ को शुरुआत करते हैं। पहला शीर्षक है अंदर की दुनिया। जिन कठिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है, स्पष्टीकरण देते समय उनका भी अर्थ बताया करूंगा। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आजादी, हुई आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। हम बाहर की दुनिया में, बाहर के समाज में तो अक्सर विचरण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं, या ज्यादातर यूं कहिए कि हम बाहर की दुनिया में ही ज्यादा जीते हैं। वो दुनिया हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हम कभी अपने अंदर झांककर अपनी मन की अंदर की दुनिया के बारे में कभी सोचते नहीं है और न ही ज्यादा उसका विस्तार करना चाहते हैं। हमारी दो आंखों से हमें बाहर की दुनिया तो बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, उसका बहुत ही विस्तारित रूप हमारे सामने आता है, लेकिन लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे मन की अंदर की जो दुनिया है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जरूरत है, आवश्यकता है तो अपने अंदर झांककर उसे देखने की, लेकिन हम उसे एक छोटी दुनिया मानकर और उसे अनदेखा करते हुए मानो उसे निर्जीव कर लेते हैं। हमारे अंदर की दुनिया बहुत ही गहरी है और इस अंदर की दुनिया में हमें पूरी आजादी मिल सकती है। जैसे हम धन संपदा से समृद्ध होते हैं, उसी तरह आदमी अगर अपने अंदर की दुनिया के भीतर कदम रखे, वह अपने मन का अध्ययन करे, तो उसे पता चलेगा कि उसकी दुनिया अंदर की जो कि बहुत बड़ी है और उसे समृद्ध भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर केवल अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो वो समृद्ध जरूर बनेगी, लेकिन निस्वार्थी भाव से अगर हम सोचेंगे, दूसरों के लिए भी हम ये दुनिया समृद्ध बना सकते हैं, यानी अपने लिए और दूसरों के लिए निश्चित रूप से ये अंदर की दुनिया में कदम रखना महत्वपूर्ण है। तो हमें मन की बात सुननी चाहिए, मन की दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपना मन हमेशा निर्मल रखना चाहिए। मन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद
बहुत सारी सकारात्मक बातें हमारे सामने आ जाएगी और ऊर्जा भी हमें मिलेगी। अगला शीर्षक है मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है। इतने मकान के लगता है मकान पर मकान लदे है। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। लगता है कि लेखक महानगर में एक छोटे से घर में रहते हैं और महानगरों में आवासों की समस्या कितनी भयानक रूप से होती है इस शीर्षक के माध्यम से वो समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस गली में वो रहते हैं वहाँ आसमान तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। उस गली में ना तो पेड़ है और ना ही पेड़ लगाने की संभावना या गुंजाइश वहाँ नजर आती है। पेड़ लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पर मकानों की भीड़ लगी हुई है, मकानों का मेला लगा हुआ है। और ये मकान भी कैसे, लंद फंद अर्थात पूरी तरह से अस्त व्यस्त। ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का नियोजन नहीं है। जिसे जहाँ जगह मिली वहाँ पर उसने मकान बनवा लिया। और ये मकानों की जो भीड़ है एक संकरी गली में फंस गई है, अर्थात वो जो गली है वो बहुत ही कम चौड़ी है, तंग है। वहाँ से मुश्किल से गुजरना होता है। आपने अति भीड़ भाड़ वाले शहर देखे होंगे कि वहाँ पर कितनी संकरी गलियाँ होती है। साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर अगर उस गली में हम प्रवेश करें तो बड़ी मुश्किल से हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उस गली में ढेर सारा लोगों का सामान भी रखा हुआ होता है। आजकल शहरों में फ्लैट संस्कृति भी आ गई है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं। एक अपार्टमेंट्स में 50 परिवार रहते हैं या उससे ज़्यादा। और अगर हम खिड़की से बाहर झांके तो बाहर जो खुला परिवेश हमें नजर आना चाहिए वो तो नजर आता ही नहीं है। ना बाग बगीचा है, ना कोई आंगन है, ना पेड़ पौधे हैं। वहां से बाहर देखो तो दूसरे मकान नजर आते हैं और गंदी तंग गली वहां पर दिखाई देती है। मनुष्य को पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए और कई लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं। वो इन सभी बातों को देखना चाहते हैं, हरियाली को, हरे भरे स्थानों को, चिड़ियों को। लेकिन लेखक जब बाहर झांकने का प्रयास करता है, चिड़िया तो दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई नहीं और आसमान में उड़ती हुई भी नहीं। कभी कभी जो बिजली या टेलीफोन के एक दूसरे से उलझे हुए जो तार है अस्त व्यस्त, उन तारों पर वो चिड़िया बैठी हुई नजर आती है। लेकिन घरों में बातचीत करती हुई या यहाँ वहाँ अपने लिए घोंसला बनाती हुई वो नजर नहीं आती है। और जो चिड़िया दिखाई देती है उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाजें निकाल सकते हो। लेखक को जो चिड़िया नजर आती है वो प्लास्टिक के खिलौने जैसे नजर आती है। एक दौर वह भी था जहाँ पर बहुत सारी खाली जमीन होती थी, वो भी हरी भरी होती थी। कई सारे पेड़ पौधे होते थे। चिड़ियों की चहचहाहट, उसकी मधुर ध्वनि हमारे कानों में गूंजती थी। लेकिन आज ये दृश्यों का अभाव हो गया है। लगातार आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप मकानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। वो आज़ादी चाहता है, लेकिन जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर किसी प्रकार की आज़ादी उसे नजर नहीं आती है, क्योंकि जहाँ पर भीड़ है, बिजली और टेलीफोन के तार एक दूसरे से उलझे हुए हैं, जहाँ से आसमान ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, हरियाली का सर्वत्र अभाव है। तो इन सभी समस्याओं से वो लड़ रहा है, जूझ रहा है और सपना देख रहा है कि इस मोहल्ले से मैं कब बाहर निकलूंगा और आज़ादी का लाभ मैं लूंगा। अगला परिच्छेद है सही साहित्य। लेखक कहते हैं सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। साहित्य अर्थात ग्रंथ संपदा। कई लोग पढ़ते तो है, केवल ऊपरी तौर पर पढ़ लेते हैं और पढ़ा हुआ भूल भी जाते हैं, उसे कभी जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते।
लेखक यहाँ पर व्यंग्यात्मक पद्धति से कहना चाहते हैं कि हमें साहित्य जो है वो दोनों आंखों से अवलोकन करते हुए सीधे दिल में उतारना चाहिए। पूरा मन लगाकर और एकाग्रता पूर्वक हमें किसी साहित्यकार की रचना को पढ़ना चाहिए। अगला परिच्छेद है जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। कोशिश करे कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, और दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। कई लोग हमेशा दूसरों को जानना चाहते हैं, दूसरों को परखना चाहते हैं, लेकिन लेखक इस बात का समर्थन नहीं करता। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि कभी ध्यान धारणा में बैठकर आत्मचिंतन करते हुए हमें अपने आप से एकरूप हो जाना चाहिए। जिस तरह आध्यात्मिक लोग पद्मासन में बैठकर ध्यान धारणा करते हैं, उनकी सुप्त कुंडलिनी भी उस समय जागृत हो जाती है और उस समय वे अपने आप को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे यहाँ इस धरती पर आने का लक्ष्य क्या है। और ये आत्मचिंतन इतना एकाग्र पूर्वक होना चाहिए कि कोई दूसरा या जिन्हें सब हम कहते हैं वो कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। केवल हम और हम। कई बार हम कहते हैं कि मैं फलाने को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कैसा है। ये हमारा अपना दम्भ होता है, थोड़ा घमंड होता है, लेकिन उसी समय हम ये नहीं सोचते कि हम स्वयं के बारे में कितना जानते हैं। इसलिए आत्मचिंतन यहाँ पर कवि आवश्यक बताता है। शांत भाव से ध्यान धारणा में बैठकर अगर हम आत्मचिंतन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा। हम अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं या कर चुके हैं, इसका हमें ज्ञान होगा और उसमें लगातार सुधार करते हुए हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और दूसरों की रक्षा इस प्रकार होगी कि हम कभी कभी बेवजह दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और ऐसा करने से सामने वाला अपने बारे में ठीक से सोच नहीं पाता है और ना ही सक्रिय हो पाता है। केवल मैं ही सही, मेरे ही विचार ठीक है, इस बात का दंभ न रखते हुए सामने वाला या दूसरा भी कोई अच्छी तरह से बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए जैसे हम अपनी सोच पर भरोसा करते हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। दूसरों में और स्वयं में हमें ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए और दूसरों के प्रति हमारे मन में जो नकारात्मकता है उसे सकारात्मक बदलने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमें सामने वाले को स्वीकार करना सीखना चाहिए। वो जैसा है, जैसा उसका स्वभाव है, उसे भी हमें स्वीकृति देनी चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह हाड़मास का बना हुआ है, उसमें भी मन है, उसकी भी भावनाएं हैं। आप उसे कितना बदलोगे, वो भी हमारा ही एक प्रतिरूप हो सकता है। अगला शीर्षक है सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िया, लकड़बग्घा, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसी सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। बहुत बड़ा मर्म और दर्द लेखक का यहाँ पर दिखाई देता है। इस धरती पर दो प्रकार के प्राणी हैं। पहला मानव प्राणी, जिसे एक अच्छा दिमाग और 2 हाथ 2 पैर दिए हुए हैं, और दूसरे होते हैं पशु अर्थात जानवर। और मनुष्य तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस धरती का वह सर्वश्रेष्ठ जीव है और अपने बुद्धि के बल पर उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन कभी कभी जब कोई मनुष्य गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, गलत स्वभाव रखता है, तो ऐसे समय मनुष्यों को प्राणियों का नाम दिया जाता है। कभी हम कहते हैं अरे वो तो बिल्कुल उल्लू है,
गधा है, जानवर है जानवर। और जानवरों की अगर बात की जाए तो देखिए ना, बाघ, भेड़िया, लकड़बग्घा, सांप, तेंदुआ, बिच्छू और गोजर, ये ऐसे प्राणी हैं जो क्रूरता की सभी हदें पार कर देते हैं, क्योंकि आखिर वो जानवर है। इन प्राणियों से हम मानवता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? शिकार अगर सामने है तो बाघ हो, भेड़िया हो, लकड़बग्घा हो तो उसे वो खाएगा ही। किसी ने अगर छेड़ा तो सांप तो डसेगा ही। वही बात तेंदुए की है, बिच्छू की है और गोजर की है। गोजर भी काट लेती है। लेकिन लेखक का यहाँ पर दर्द ये है कि कुछ लोग जो है, यानी है तो मनुष्य, लेकिन वो ऐसे ही जानवरों की तरफ बर्ताव करते हैं अन्य लोगों के साथ। उनके अंदर क्रूरता होती है, शैतानियत होती है। और जब ऐसे लोग ये गलत काम करते हैं, गलत स्वभाव रखते हैं, किसी के प्राण हर लेते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो उस समय उनकी मानवता कहाँ चली जाती है? वो अगर मनुष्य है तो उसके अंदर मनुष्यता होनी ही चाहिए। लेकिन ऐसे मनुष्य कई बार जानवरों से भी गए गुजरे जैसे बन जाते हैं और भयंकर वो व्यवहार करते हैं। यहाँ पर लेखक ने और भी कुछ पशुओं के नाम लिए हैं जो कि निरीहता और गरीब स्वभाव का प्रतीक है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, तितली आदि। गाय तो माँ के समान होती है, उसी तरह बकरी, भेड़ या तितली ये तो अपनी ही दुनिया में मगन होती है, हरी घास खाती है। लेकिन कभी कभी मनुष्यों में इन प्राणियों की भी झलक पाई जाती है, जो कि अच्छी बात है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति बिल्कुल गाय जैसा उसका स्वभाव है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न देना, अपने आप में मगन रहना। अब तितली भला किसी को क्या दुख देगी? हाँ, तितली को पकड़ने वाले और मारने वाले शैतान किस्म के लोग अवश्य है। तो अंत में लेखक यही कहना चाहते हैं कि आदमी को आदमी जैसा ही रहना चाहिए और जानवरों को जानवरों की तरह ही रहना चाहिए। आदमी को जानवर जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए और न ही उसे गाय, बकरी और भेड़ की तरह इतना विनम्र और इतना गरीब होना चाहिए कि सामने वाला अत्याचार करे और ये सहता जाए। तो अंत में वो कहते हैं कि काश सब मनुष्य जैसे ही होते और कुछ नहीं। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है, क्योंकि कई लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है। कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। कभी उनकी वाणी बहुत ही मीठी होती है लेकिन दिल में किसी के प्रति नफरत होती है। कई सारे लोग किसी के पीठ के पीछे बुराई करते हैं या मानवता का मुखौटा लगाकर वो घूमते हैं, जो कि बुरी बात है। इन बातों से लेखक नफरत करता है। इसे लुका छिपाकर जीना कहा जाएगा। यह चारित्रिक बेईमानी है, अपने चरित्र के साथ की हुई ये बेईमानी है। यह अच्छे चरित्र की बिल्कुल भी निशानी नहीं है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। तो ये किसी प्रकार की व्यावहारिक कुशलता न होकर ये जीने का गलत तरीका है। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे? तो तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कर्म में इतनी एकरूपता होनी चाहिए कि जो तुम्हारे मन में है वही वाणी पर होना चाहिए और जो तुम बोल रहे हो वो कर्म के रूप में तुम्हें करना चाहिए। और यदि तुम्हारे मन, वाणी और कर्म में एकरूपता नहीं है, इसका अर्थ तुम मक्कार हो, धूर्त हो, और इसीलिए तुम्हें ये धूर्तता, ये मक्कारी छिपाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो तुम्हारा आचरण ही इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम्हें ये सब कुछ छिपाना न पड़े। अगला शीर्षक है जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य यानी ये सच्चाई तो जीवन के किसी खंड पर, किसी कालावधि पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। ऐसा किसने कह दिया कि बुढ़ापा आने के बाद ही हमें ऐसा लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी के कुछ साल ही बचे हैं? जीवन का तो कोई भरोसा है ही नहीं। जीवन पानी का बुलबुला है। मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष बचे हैं। ये बात जिस तरह बुढ़ापे पर लागू होती है उसी तरह ये बचपन और यौवन पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बचपन कितने वर्षों का होगा, हमारी जवानी कितने वर्षों की होगी, इसका थोड़ी हमें पता है। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ
जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हमें जिंदगी की सार्थकता के साथ जीना जरूरी है। जब ये पाठ लेखक ने लिखा है तब वो काफी बूढ़े थे, यानी अब भी वो साहित्यिक चेष्टा यानी लिखने की वो कोशिश कर रहे हैं। साहित्य संपदा का निर्माण करने में वो अभी भी जुटे हुए हैं। न तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरी उम्र हो गई, अब मेरी संवेदनशीलता खत्म हो गई, अब मैं लिखने के काबिल नहीं रहा, ऐसा कोई भी विचार उनके पास फटकता नहीं है। उल्टा वो साहित्यिक चेष्टा करना और अच्छी तरह से जीवन यापन करना, इन दो बातों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा वो मान लेते हैं। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना भूतकाल में और ना ही भविष्य काल में। आगे वो कहते हैं 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। अपनी सेहत अच्छी होने के बावजूद भी जो बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, तो उन्हें इन बातों से सबक लेना चाहिए। सबको सबक लेना चाहिए कि देखिए ना, लेखक की 75 साल की उम्र हो गई है, फिर भी उन्होंने अपना जीना बंद नहीं किया है। वो आगे कहते हैं यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। तो 75 साल की उम्र होने के बाद भी लेखक आशावादी बना रहा। हाँ, ये बात अलग है कि वो कुल मिलाकर 90 साल जिए, लेकिन उन्हें मृत्यु के डर ने कभी सताया नहीं। और मृत्यु का जो कड़वा सच होता है उसे तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। कभी ना कभी तो हमें इस धरातल से जाना ही है, लेकिन जब तक है, जीवित है, जिंदा है, तब तक अपने लिए और दूसरों के लिए जीवन की सार्थकता हमें बनाए रखनी चाहिए। कोई ना कोई काम में हमें व्यग्र रखना चाहिए। लेखक ने कहा है कि ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। इसका अर्थ ये है कि लेखक के जीवन में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आए 75 साल के बाद या उसके पहले कि कई बार उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई होगी और उन्हें ऐसा लगा होगा अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, लेकिन आशावादी स्वभाव होने की वजह से वो बच भी गए और बचने के बाद अपना कार्य उन्होंने जारी रखा। ये जितने भी शीर्षक हम पढ़ते जा रहे हैं वो लेखक ने तारीख के अनुसार लिखे हुए हैं। आप पुस्तक में देखिएगा, आपको वहाँ पर तारीख भी मिलेगी। जैसे अगला मुद्दा देखिए, दिल्ली में रहना, 12 जून 2003। वो लिखते हैं दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद फंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे धीरे कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। कभी कभी हालातों से समझौता हमें कर लेना चाहिए। अब लेखक यहाँ चाहता है कि दिल्ली में उसे एक अच्छा घर मिले, लेकिन इसके पहले जैसा कि उल्लेख हो चुका है, आबादी इतनी बढ़ रही है हर शहर की कि वहाँ पर अच्छा घर मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये बात अलग है कि अगर हम बहुत अमीर है तो हम किसी भी प्रकार का घर खरीद सकते हैं, लेकिन लेखक जैसे मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए अच्छे घर की उम्मीद रखना कभी कभी लगता है कि बेकार है। यहाँ पर लेखक ने शहर को एक अच्छी उपमा दी है, वो है बहुत बड़ी बस, वो भी सवारियों से भरी हुई। बहुत सारी सवारियां तो उसमें बैठी हुई है, कुछ लटकी हुई है, बस चल पड़ी है, चलायमान है। कई सारे यात्री लंद फंद यानी अस्त व्यस्त रूप से बैठे हुए हैं। और दिल्ली जैसे शहर में घर ढूंढना बस ऐसा ही है। वो तो कहते हैं कि पायदान जो होता है ना पांव पोंछने का, उसके बराबर भी अगर 2 कमरों वाला घर हमें मिल जाए तो ऐसा समझो कि वहाँ पर हमें अपनी जिंदगी गुजार देनी चाहिए। जैसे बस में हम कभी कभी लटक जाते हैं, उसी तरह वहाँ पर हमें लटक जाना चाहिए उम्र भर के लिए। जैसे हम किसी बस में पहले तो लटक जाते हैं और बाद में उस भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं, उसी तरह लेखक कहता है कि छोटा सा घर ढूंढ लो और तुम भी एक भीड़ का हिस्सा बन जाओ। अगला शीर्षक है बहाने निकालना।
जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। हिंदी में आपने वो एक कहावत सुनी होगी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिस व्यक्ति को मन से कुछ करना ही नहीं होता है वो तो ऐसे ही कोई ना कोई बहाना निकाल लेता है कि मैं तो करना चाहता था लेकिन ऐसा है वैसा है। लेकिन कोई बात अगर हम पूरी मन से करना चाहते हैं, एकाग्रता से करना चाहते हैं, पूरी इच्छा से करना चाहते हैं, तो भले ही बीच में बाधाएं आए, हम उन बाधाओं को दूर करते हुए रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, जिन्हें नहीं करना है, जो अकर्मण्यवादी है, कामचोर है, तो उनकी बात अलग है। उनके लिए तो बहाने निकालना बड़ा आसान होता है। अगला शीर्षक है अपने से बहस। यहाँ पर भी लेखक आत्मचिंतन की बात करता है। लेखक कहते हैं कि बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। बहुत ही सुंदर वाक्य है कि बहस कभी दूसरों से तुम मत करना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। यह लेखक ने अपने जीवन का निचोड़ बताया है। जरूरी नहीं कि सामने वाला अगर बहस कर रहा है तुम्हारे साथ तो तुम भी बहस करते जाओ और झगड़ा बढ़ाते जाओ। इससे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल दिल ही दिल में दरार पैदा हो जाए। तो आत्मचिंतन करते हुए हमें अपने आप से बहस करनी चाहिए और बदलने की कोशिश सामने वाले को नहीं, अपने को करनी चाहिए। इससे ये सच्चाई हाथ लगती है। तो शांतिप्रिय लोगों के लिए एक ये अच्छा विचार है। चलो आखिरी मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक है चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरे को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। लेखक ने यहाँ पर बड़ा ही मार्मिक मुद्दा उठाया है। चीज़ों की गुलामी किस प्रकार की होती है? एक गुलामी तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इतिहास में हम किसी के गुलाम बन चुके हैं। कईयों ने हमारे साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया है। लेकिन यहाँ पर लेखक जो कह रहा है वो चीज़ों की गुलामी है। हम अपना जीवन सुंदर, सुखी, संपन्न बनाने के लिए कई सारी भौतिक चीज़ों का सहारा लेते हैं। वो चाहे कितनी भी महंगी ही क्यों ना हो, उन्हें हम खरीदते हैं। लेकिन उसमें हम इतने उलझ जाते हैं मानो हमने उसे नहीं खरीदा बल्कि उस चीज ने हमें खरीद लिया है, ऐसा लगने लगता है। और यहाँ पर यही व्यंग्य लेखक ने किया है। वो कहते हैं कि मैंने भी कुछ दिन पहले 40,000 रुपए में एक कंप्यूटर खरीदा, लेकिन अब मैं उसमें इतना उलझ गया हूँ कि लगने लगा है मैंने उसे नहीं, उसने मुझे खरीद लिया है। क्योंकि मैं आजकल उसकी गुलामी कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार कई घंटों तक वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, जो भी लिखा पढ़ी है वो करते रहते हैं। और इस दरमियान लेखक ये भी कहता है कि कंप्यूटर जो जो नखरे करता है, यानी उसमें कभी कोई खराबी आती है, कभी कोई दिक्कत आती है, तो इन सभी दिक्कतों को वो सहता जाता है। और इस बात में लेखक को ऐसा लगता है कि इसी में उसकी भलाई है, कल्याण है। लेखक जिस आज़ादी के लिए तरस रहा है वो आज़ादी भी उसे यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि वो अक्सर कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। तो कंप्यूटर ने एक दिन उसे जैसे वादा किया कि मैं तुम्हें कभी ना कभी लिखने पढ़ने की आज़ादी दे दूंगा। फिलहाल तो लेखक उसी की सेवा में लगे हुए हैं और उनका सुनहरा भविष्य उसी में उसे नजर आता है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना, करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो भौतिकता है ये हमारी आधुनिक सभ्यता की देन है, क्योंकि इसी के बदौलत हम अपना जीवन सुधारने के लिए कई सारी चीज़ों को खरीदते हैं, जिसमें मोबाइल है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, एसी है, गाड़ी है, बंगला है, और हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी जीवन शैली जी रहा हूँ। पर अप्रत्यक्ष रूप में अगर हम देखें तो इसमें हमारी बहुत बड़ी हानि होती है, नुकसान होता है।
क्योंकि हम जिस किसी भौतिक चीज़ का प्रयोग करते हैं उसके हम आदी हो जाते हैं, यानी हमारी वो आदत सी बन जाती है। यहाँ पर गाड़ी हो, बंगला हो, कंप्यूटर हो, मोटर हो, हर कोई चीज़ से गुलामी करवा रही है। पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी पता नहीं कैसे इन चीज़ों की गुलामी कर रहा है, जैसे लेखक कर रहा है। और लेखक ये भी कहता है, स्वीकार करता है कि गुलामी करना और करवाना ये तो मनुष्य के स्वभाव में है और उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है, केवल तौर तरीके बदलते हैं। पहले वाली गुलामी अलग थी जो हमारे लिए अत्यंत क्लेशदायक थी, और अब वाली जो गुलामी है हालांकि वो भी कम क्लेशदायक नहीं है, क्योंकि ऐसी गुलामी करने से हमारी अच्छी अच्छी बातों से हम दूर हो गए, जैसे किताबें पढ़ना या फिर व्यायाम के लिए बाहर जाना, गीत संगीत सुनना, बड़े बुजुर्गों से, अपनों से, घर वालों से बातें करना, विचारों का आदान प्रदान करना। इन सारी चीज़ों पर मानो अभी पाबंदी से लग गई है इन चीज़ों की गुलामी के कारण। एक वक्त ये था कि हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और दर्जनों उसके गुलाम होते थे, यानी कईयों को वो अपना गुलाम बना लेता था, उनसे काम करवाता था। अब हो गया है उल्टा, अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम हो गए। जैसे कि हम देखते हैं आजकल के बच्चे मोबाइल में कितने व्यस्त है, ना तो उन्हें अलग वाचन का शौक है और ना ही किसी मैदान पर जाकर कसरत करने का। मानो इन भौतिक चीज़ों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, गुलाम बना लिया है, उसकी आज़ादी छीन ली है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ के हर मुद्दे में हमें कोई ना कोई सीख अवश्य मिली है, जिसका विवेचन हमने पढ़ाते समय किया है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि ये वीडियो, ये पाठ आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।